नमस्ते। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने वाले हैं जो भारत के डिजिटल लैंडस्केप को शायद पूरी तरह बदल सकता है। हाँ, बात हो रही है ऑनलाइन गेमिंग की और खास तौर पर रियल मनी गेमिंग। बिल्कुल। सोचिए, सरकारी अनुमान है कि करीब 45 करोड़ भारतीय हर साल असली पैसे वाले गेमिंग प्लेटफॉर्म्स पर औसतन 20,000 करोड़ रुपए हार जाते हैं। 20,000 करोड़? ये रकम बहुत बड़ी है। और जैसा आपने कहा, ये सिर्फ पैसे का नुकसान नहीं है। इसके पीछे जुए की लत है, कर्ज है, लोगों का शोषण है, कई सामाजिक परेशानियां हैं। सही। ये आंकड़ा तो बस एक झलक है उस बड़ी तस्वीर की जिसे सरकार देख रही है। और शायद इसीलिए सरकार ने अब ये बड़ा कदम उठाया है। हाँ, इसी चिंता के चलते सरकार ने लोकसभा में ऑनलाइन गेमिंग का संवर्धन और विनियमन विधेयक 2025 पेश किया है। और इसका इरादा मतलब बिल्कुल साफ लगता है। क्या इरादा है? हर तरह के रियल मनी गेमिंग पर पूरी तरह रोक लगाना, जहां भी असली पैसा लग रहा है। लेकिन ई स्पोर्ट्स और सोशल गेमिंग का क्या? हाँ, वो दिलचस्प है। बिल कहता है कि ई स्पोर्ट्स और सोशल गेमिंग को बढ़ावा दिया जाएगा। तो एक तरह से मनोरंजन और जुए में फर्क करने की कोशिश है। ओके, तो हमारी आज की ये जो बातचीत है, ये एक डिटेल्ड आर्टिकल पर आधारित है जो इसी बिल, इसकी वजहों और इंडस्ट्री पर इसके असर को एनालाइज करता है। हाँ, तो आज हम क्या करने वाले हैं? हम इस बिल की बारीकियां समझेंगे। सरकार ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया, ये जानने की कोशिश करेंगे। और इंडस्ट्री क्या सोच रही है, उनकी चिंताएं क्या हैं। बिल्कुल, वो भी सुनेंगे। और सबसे जरूरी, जो एक टकराव दिख रहा है, समाज का भला बनाम इंडस्ट्री का विकास, उसे समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिल की मुख्य बातों से। आखिर ये रोक किस पर लगा रहा है और किसको छूट दे रहा है? सबसे बड़ी बात तो यही है, वो सारे ऑनलाइन गेम्स जिनमें पैसे का लेन देन शामिल है, वो बैन हो जाएंगे। मतलब पैसा लगाओ, पैसा जीतो, वो वाले गेम्स। सीधी रोक। लेकिन जैसा आपने कहा, ई स्पोर्ट्स और सोशल गेम्स वो चलते रहेंगे। हाँ, बिल्कुल साफ कहता है कि ई स्पोर्ट्स जहां स्किल का मामला है और सोशल गेम्स जो सिर्फ मजे के लिए हैं, उनको बढ़ावा मिलेगा। तो कोशिश यही है कि एक लाइन खींची जाए, एंटरटेनमेंट अलग, गैम्बलिंग अलग। समझ गया। अच्छा, सरकार ये सब कर क्यों रही है? उनका मेन तर्क क्या है? मुख्य तर्क है जन कल्याण। सरकार का मानना है कि ये रियल मनी गेमिंग प्लेटफॉर्म्स दिक्कतें पैदा कर रहे हैं समाज में, बहुत सारी। जैसे वो 45 करोड़ लोग और 20,000 करोड़ हारने वाला आंकड़ा। हाँ, वही वो इसी चिंता को दिखाता है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये लाखों परिवारों पर पड़ने वाले असर की कहानी है। लत, कर्ज। और ये बात भी तो है कि सरकार इसके लिए टैक्स रेवेन्यू छोड़ने को तैयार है। अच्छा खासा रेवेन्यू। हाँ, ये वाकई चौंकाने वाला पॉइंट है। अनुमान है कि सरकार को इस इंडस्ट्री से सालाना शायद 20,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का टैक्स मिल सकता था। और वो उसे छोड़ने को तैयार है। हाँ, इसे सरकार ने खुद कहा है कि ये समाज के लिए एक बड़ी समस्या है। तो ये दिखाता है कि उनकी नजर में ये कितना गंभीर मुद्दा है। मतलब पैसा जरूरी है, पर सामाजिक नुकसान उससे ज्यादा बड़ा है। और जाहिर है, अगर इतनी बड़ी रोक है तो सजा भी कड़ी रखी होगी उल्लंघन करने पर। हाँ, प्रावधान तो काफी सख्त है ऑपरेटर्स के लिए, मतलब जो ये प्लेटफॉर्म चला रहे हैं जी। उनके लिए 3 साल तक की जेल या 1 करोड़ तक का जुर्माना, या दोनों। 1 करोड़? ये तो बहुत बड़ा रिस्क है कंपनियों के लिए। बिल्कुल। और सिर्फ चलाने वालों पर ही नहीं, अच्छा, और किस पर? जो इनका प्रचार करते हैं, विज्ञापन दाता, इन्फ्लुएंसर्स हो, मीडिया हाउस हो, एड एजेंसियां हो, उनके लिए भी सजा है। हाँ, 2 साल तक की जेल या 50 लाख रुपए तक का जुर्माना। तो मतलब पूरे इकोसिस्टम को ही कवर करने की कोशिश है। समझ गया। अच्छा, इसे लागू कौन करेगा? राज्य सरकार है? हाँ, लागू करने की जिम्मेदारी राज्यों पर है, जैसा अक्सर होता है। लेकिन केंद्र ने सजा तय करके अपनी मंशा तो साफ कर दी है। हाँ, ढांचा केंद्र बना रहा है। एक और बात, खेलने वालों का क्या? जो लोग इन ऐप्स पर खेलते हैं, उन पर भी कोई कार्रवाई होगी? नहीं, ये एक जरूरी पॉइंट है। बिल खेलने वालों को अपराधी नहीं मान रहा। ओह अच्छा। हाँ, उन्हें पीड़ित की तरह देखा जा रहा है। सारा फोकस ऑपरेटर्स, एडवर्टाइजर्स और जो फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज हैं, उन पर है। ये एक अहम फर्क है कि यूजर को टारगेट नहीं किया जा रहा। बिल्कुल। तो ये तो हुई बिल की मोटी मोटी बातें। लेकिन अब सवाल ये है कि अचानक इतनी सख्ती क्यों? सही। पर्दे के पीछे क्या चल रहा था जिसने सरकार को यहाँ तक पहुंचाया? सही। वो कौन सी अंदरूनी समस्याएं थीं? हाँ, ये जानना जरूरी है। देखिए,
इसकी कई वजह हैं। एक बड़ा ट्रिगर रहा है वो बड़े बड़े फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग स्कैंडल। अच्छा, जिनमें इन बेटिंग एप्स का नाम आया था। हाँ, बार बार सामने आया। ये सिर्फ गेमिंग नहीं रह गया था, ये एक तरह से वित्तीय अपराध का अड्डा बनता जा रहा था। और इसमें प्लेटफॉर्म्स की भी कोई लापरवाही थी, जैसे नियमों का पालन न करना। हाँ बिल्कुल, KYC नॉर्म्स, अपने ग्राहक को जानो, इसकी खुलेआम अनदेखी हो रही थी कई जगह। KYC यानी पहचान वेरीफाई करना। हाँ, ताकि पता रहे कि कौन पैसा लगा रहा है, कौन निकाल रहा है। गैर कानूनी गतिविधियों को रोकने के लिए ये जरूरी है। लेकिन हो ये रहा था कि बिना किसी खास वेरिफिकेशन के बड़ी बड़ी रकमें जमा हो रही थी, निकाली जा रही थी। ओ, तो इस KYC की कमी ने ही वो शेल कंपनियां और मनी लॉन्ड्रिंग को आसान बना दिया होगा। हाँ बिल्कुल, उसने दरवाजा खोल दिया। और फिर पैसों का असली सोर्स छुपाने के लिए ऑफशोर शेल कंपनियों का पूरा जाल बिछाया गया। शेल कंपनियां मतलब सिर्फ कागज पर? हाँ, ज्यादातर कंपनियां जो असल में कोई बिजनेस नहीं करती, बस पैसा घुमाने के काम आती हैं, ताकि पता ही ना चले कि पैसा आया कहां से, गया कहां। कई कई लेयर्स बना दी जाती थी। बाप रे, ये तो काफी कॉम्प्लिकेटेड लगता है। इसका मतलब एक पूरी छुपी हुई अर्थव्यवस्था चल रही थी इसके साथ। सही कहा, एक पैरेलल शैडो इकोनॉमी, एक ऐसी अर्थव्यवस्था जो सरकारी नजरों से बिल्कुल बाहर है, जहां बिना टैक्स वाली कमाई, बेहिसाब पैसा आसानी से पार्क हो रहा था, घूम रहा था। और अधिकारियों का क्या मानना है? ये एप्स सिर्फ गेमिंग के लिए थे या कुछ और भी? उनका मानना है कि ये ऐप्स महज गेमिंग या बेटिंग प्लेटफॉर्म नहीं थे। ये मनी लॉन्ड्रिंग की सोची समझी मशीनें बन गए थे। मनी लॉन्ड्रिंग की मशीनें? ये तो बहुत संगीन आरोप है। मतलब काला धन सफेद किया जा रहा था इनके जरिए। बिल्कुल, अवैध पैसा, चाहे वो अपराध से आया हो, करप्शन से आया हो, उसको कई खातों, कई देशों के रास्ते घुमाया जाता था, ताकि उसकी पहचान छिप जाए, और जब वो वापस सिस्टम में आता था तो क्लीन लगता था। और इसका असर सरकारी खजाने पर तो पड़ा ही होगा ना? टैक्स का नुकसान? बहुत ज्यादा। सोचिए, जब इतना पैसा बिना हिसाब किताब के घूम रहा है, तो न GST मिल रहा है, न डायरेक्ट टैक्स, सरकार को हजारों करोड़ों रुपए का नुकसान। तो ये सिर्फ सामाजिक मुद्दा नहीं रहा, ये एक बड़ा आर्थिक और कह सकते हैं सुरक्षा का मुद्दा भी बन गया। तो अगर हम संक्षेप में कहें, धोखाधड़ी, KYC की धज्जियां, शेल कंपनियां, मनी लॉन्ड्रिंग का पूरा सिस्टम, एक पैरेलल इकोनॉमी और भारी टैक्स चोरी, ये सब वजहें थीं इस सख्त बिल के पीछे। हाँ, ये सब मिलकर एक ऐसा कॉकटेल बन गया था जिसे सरकार और नजरअंदाज नहीं कर सकती थी। ये वाकई काफी गंभीर तस्वीर है। लेकिन जैसा होता है, सिक्के का दूसरा पहलू भी है। गेमिंग इंडस्ट्री इसे कैसे देख रही है? उनकी क्या प्रतिक्रिया है? इंडस्ट्री में तो समझिए हड़कंप मचा हुआ है। वो इसे अपने वजूद पर एक सीधा हमला मान रहे हैं। अच्छा। हाँ, जो बड़ी इंडस्ट्री बॉडीज हैं, AIGF, EGF और FIFS, उन्होंने मिलकर सरकार को लिखा है, गृह मंत्री से दखल देने की अपील की है। उनका मुख्य डर क्या है? किस बेसिस पर विरोध कर रहे हैं वो? उनका सबसे बड़ा तर्क ये है कि ये जो कंप्लीट बैन है, ये एक उभरते हुए लेजिटिमेट उद्योग के लिए मौत की घंटी है। वो आंकड़े दे रहे हैं कि ये इंडस्ट्री 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की है, सालाना 31,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट करती है। 2 लाख करोड़, ये तो बहुत बड़ा नंबर है। लेकिन क्या इसमें वो बेटिंग और गैम्बलिंग वाला हिस्सा भी शामिल है, जिसे सरकार प्रॉब्लम मान रही है? हाँ, ये अच्छा सवाल है। इंडस्ट्री के आंकड़ों में फैंटेसी स्पोर्ट्स, ई-स्पोर्ट्स, स्किल बेस्ड गेम्स सब शामिल होता है। लेकिन ये भी सच है कि रियल मनी गेमिंग, जिसमें चांस का एलिमेंट है, वो भी इसका एक बड़ा हिस्सा है। इंडस्ट्री का कहना है कि सबको एक साथ लपेटा जा रहा है। और नौकरियों का क्या? उस पर क्या असर पड़ेगा? हाँ, ये उनकी दूसरी बड़ी चिंता है। उनका दावा है कि इस सेक्टर से डायरेक्ट इनडायरेक्ट करीब 2 लाख से ज्यादा लोग जुड़े हैं। 2 लाख? कौन लोग हैं ये? गेम डेवलपर्स हैं, टेक प्रोफेशनल्स हैं, मार्केटिंग वाले हैं, कस्टमर सपोर्ट है, बहुत सारे लोग। उनका कहना है कि ये सब नौकरियां खतरे में हैं। और निवेश, इन्वेस्टमेंट का क्या होगा? गेमिंग तो काफी हॉट सेक्टर रहा है इन्वेस्टमेंट के लिए। बिल्कुल, 2022 मिड तक ही शायद 25,000 करोड़ से ज्यादा का फॉरेन इन्वेस्टमेंट FDI आ चुका था इस सेक्टर में। तो अब वो सब खतरे में है। हाँ, निवेशक अब हिचक रहे हैं। उन्हें डर है कि उनका पैसा डूब जाएगा या भविष्य अनिश्चित है। इंडस्ट्री का कहना है कि ये मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया की कहानी पर भी सवाल उठाता है। इंडस्ट्री एक और डर बता रही है कि अगर लीगल प्लेटफॉर्म्स बंद हुए तो लोग अवैध प्लेटफॉर्म्स पर चले जाएंगे। इस पर क्या कहना है उनका? ये शायद उनका सबसे मजबूत तर्क है। वो कह रहे हैं कि अगर आप इंडिया में रेगुलेटेड, टैक्स देने वाले प्लेटफॉर्म बंद कर देंगे तो लाखों प्लेयर्स कहाँ जाएंगे?
कहाँ जाएंगे? वो अवैध ऑफशोर बेटिंग वेबसाइट्स की तरफ जाएंगे, गैर कानूनी जुआ सिंडिकेट्स की तरफ, या फिर जो पुराने मटका नेटवर्क्स हैं उनकी तरफ। और वहां तो कोई नियम कानून नहीं होता होगा। बिल्कुल नहीं। न प्लेयर की कोई प्रोटेक्शन, न सरकार को टैक्स, न ऑपरेटर की कोई जवाबदेही। तो मतलब आप एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के चक्कर में शायद उससे भी बड़ी अनकंट्रोल्ड प्रॉब्लम खड़ी कर देंगे। फ्रॉड का खतरा और बढ़ जाएगा। तो इंडस्ट्री का सोल्यूशन क्या है? अगर बैन नहीं तो फिर क्या? इंडस्ट्री लगातार यही कह रही है, सॉल्यूशन प्रोहिबिशन में नहीं, रेगुलेशन में है। रेगुलेशन मतलब नियम बनाना। हाँ, वो चाहते हैं सरकार सख्त नियम बनाए, लाइसेंस दे, उम्र की सीमा तय करे, जिम्मेदार गेमिंग के मानक लागू करे, फ्रॉड रोके और टैक्स ले। उनका तर्क है कि इस तरह आप इंडस्ट्री को कंट्रोल भी कर लेंगे, रेवेन्यू भी कमा लेंगे और यूजर्स को सेफ भी रखेंगे। ये तो वाकई क्लासिक डिलेमा है, सोशल प्रोटेक्शन वर्सेस इकोनॉमिक ग्रोथ। बिल्कुल। अच्छा, इस पूरी बात को सही कॉन्टेक्स्ट में रखने के लिए ये भी जानना जरूरी है कि भारत में ऑनलाइन गेमिंग कितना बड़ा हो चुका है। इसका स्केल क्या है? स्केल तो जबरदस्त है। पिछले कुछ सालों में ये रॉकेट की तरह बढ़ा है। सोचिए 2020 में भारत में ऑनलाइन गेमर्स कितने थे? करीब 36 करोड़। 36 करोड़? और 2024 आते आते ये नंबर 50 करोड़ पार कर गया है। 50 करोड़ मतलब लगभग आधी अरब आबादी। हाँ, भारत की आधी अरब आबादी किसी न किसी तरह ऑनलाइन गेमिंग से जुड़ी है। ये बहुत बड़ा नंबर है। और फ्यूचर आगे क्या अनुमान है? अनुमान भी उतने ही दमदार हैं। उम्मीद है कि ये सेक्टर अगले कुछ सालों में सालाना 20% की रेट से बढ़ेगा और 2028 तक आज से डबल साइज का हो सकता है। डबल? तो ये भारत के सबसे तेजी से बढ़ते डिजिटल सेक्टर्स में से एक है। बिल्कुल। इसमें टेक्नोलॉजी है, एंटरटेनमेंट है, स्पोर्ट्स है, सबका मिक्स है। तो अब तस्वीर थोड़ी और साफ हो रही है। एक तरफ सरकार है जो 45 करोड़ लोगों के हजारों करोड़ हारने, मनी लॉन्ड्रिंग, टैक्स चोरी, सामाजिक बुराइयों को देख रही है और इसे रोकना चाहती है, चाहे आर्थिक नुकसान हो। बिल्कुल। और दूसरी तरफ एक खरबों रुपए की इंडस्ट्री है, लाखों नौकरियां हैं, विदेशी निवेश है, 50 करोड़ से ज्यादा यूजर्स हैं और वो कह रही हैं हमें बंद मत करो, हमें रेगुलेट करो, वरना सब अंडरग्राउंड चला जाएगा और प्रॉब्लम बढ़ेगी। सरकार कह रही है ये जरूरी कदम है, सालों की शिकायतों और नुकसान के बाद। और इंडस्ट्री कह रही है कि ये एक उभरते सूरज को डुबोने जैसा है, रेगुलेशन ही समझदारी है। तो ये बिल वाकई एक अहम मोड़ पर खड़ा है। इसका असर भारत के डिजिटल फ्यूचर, इकोनॉमी और समाज तीनों पर पड़ेगा। इसके नतीजे दूर तक जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं। चलिए तो एक बार फटाफट रिकैप कर लेते हैं हमने आज क्या-क्या डिस्कस किया। सबसे पहले ये नया बिल रियल मनी ऑनलाइन गेमिंग पर बैन लगाता है, लेकिन ई स्पोर्ट्स और सोशल गेमिंग को छूट देता है। हाँ, फिर हमने इसके पीछे की वजह समझी। बड़े पैमाने पर फ्रॉड, मनी लॉन्ड्रिंग, केवाईसी की अनदेखी, शेल कंपनियां, एक शैडो इकोनॉमी, टैक्स चोरी और सामाजिक चिंताएं, खासकर जुए की लत। फिर हमने इंडस्ट्री का रिएक्शन देखा, उनकी चिंताएं। 2 लाख करोड़ की इंडस्ट्री, 2 लाख नौकरियां, एफडीआई, ये सब दांव पर है, ऐसा उनका कहना है। और उनकी सबसे बड़ी चेतावनी, बैन से लोग अवैध अनरेगुलेटेड प्लेटफॉर्म्स की तरफ चले जाएंगे, मटका नेटवर्क्स की तरफ। बिल्कुल। और ये सब तब हो रहा है जब भारत में 50 करोड़ से ज्यादा ऑनलाइन गेमर्स हैं और सेक्टर तेजी से बढ़ रहा है। सही। तो सवाल यही है कि क्या ये कदम एक ज्यादा सुरक्षित, ट्रांसपेरेंट गेमिंग माहौल बनाएगा या फिर ये एक फलते फूलते डिजिटल उद्योग को अंडरग्राउंड धकेल देगा, जहां दिक्कतें और बढ़ सकती हैं। और यहीं पर हम अपने सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। ये हमारे सोर्स से ही जुड़ा है, पर इस पर और सोचने की जरूरत है। क्या सख्त बैन की जगह एक इफेक्टिव रेगुलेशन का फ्रेमवर्क, एक बीच का रास्ता हो सकता था, जो सरकार की सामाजिक चिंताओं को भी एड्रेस करे और इंडस्ट्री को भी जिम्मेदारी से बढ़ने का मौका दे? और अगर हाँ, तो वो बैलेंस कैसे बने? कहाँ खींची जाए वो लाइन? ये वो सवाल हैं जिनका जवाब शायद आने वाला वक्त ही देगा। ये देखना दिलचस्प होगा कि सरकार, इंडस्ट्री और समाज मिलकर इस चुनौती से कैसे निपटते हैं। आज की इस गहरी पड़ताल में हमारे साथ रहने के लिए धन्यवाद।